हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संधि किसको कहते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संधि जो शब्द है यह किस किस से मिलकर बना है। तो संधि जो शब्द है यह सम प्लस धा और की के योग से बना है। शम ये उपसर्ग है, धा धातु है और की जो है यह प्रत्यय है, अर्थात शम धा और की के योग से हमारा संधि शब्द का निर्माण है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? तो अर्थ जो होता है संधि का वह होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़ होता है इसका अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब संधि किसको कहते हैं, परिभाषा देखेंगे। संधि जो है यह किसको कहते हैं हम देखेंगे। तो संधि की परिभाषा हो जाएगी दो परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है वही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार मतलब होता है परिवर्तन। उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो हमने क्या देखा, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार। इन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है ना। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारा एक शब्द है, उदाहरण में विद्याधन आलय, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसी शब्द को हम एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए एक शब्द है विद्याधन आलय, यह मिलकर क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। विद्याधन आलय मिलकर क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। तो आप कहिएगा कि सर जी इसमें दो वर्णों का परस्पर मेल कहाँ हो रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, एक वर्ण जो हमारा विद्या से मिल जाएगा और दूसरा वर्ण आलय से मिल जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ तो शब्द है, यहाँ पे तो शब्दांश जो मिल रहे हैं, यहाँ पे तो वर्ण मिल नहीं रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसको आप तोड़ दीजिएगा जब, तो हो जाएगा वि द य और आ। जब आप विद्या को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वि द य और आ मिल जाएगा। वैसे ही जब आप आलय को तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आ और लय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल गया ना। आपने विद्या को तोड़ा तो वि द य और आ मिल गया। आलय को तोड़ा तो आ प्लस ल और य मिल गया। अब आप देखिएगा कि जो पहला शब्दांश होता है इसका जो है लास्ट वाला वर्ण, पहला जो शब्दांश है इसका अंतिम वाला वर्ण, और जो दूसरा शब्दांश है उसका जो होता है प्रथम वर्ण जो होता है। इसी में क्या होता है? इसी के परस्पर संयोग के। ठीक है, तो इसी का क्या होता है? परस्पर संयोग होता है। इसी का परस्पर संयोग होता है और इसी परस्पर संयोग के उपरांत जो होता है ना, क्या होता है? इन वर्णों में परस्पर संयोग के उपरांत क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। अब क्या होगा? विकार होगा, अर्थात क्या होगा? परिवर्तन होगा। किन शब्दों में? इन्हीं दो वर्णों के मिलने से क्या होगा? विकार होगा, परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? ये आ और आ मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक बार आ हो जाएंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्थान पर आ प्लस आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? केवल एक बार आ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन हो गया। अब फिर से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्या बचा था? v
प्लस द प्लस य, और इन दोनों की जगह पे क्या हो गया, आ हो गया, और उसके बाद इधर हमारा क्या बचा हुआ था, लय बचा हुआ था, ल प्लस य, ये बचा हुआ था। अब सबको क्या कर दीजिए ना, आप जोड़ के लिख दीजिए, तो बी द य और आ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा विद्या, विद्या हो जाएगा, और इधर लय को लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा विद्यालय। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संधियुक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, संधियुक्त शब्द हो गया, संधियुक्त शब्द हो गया, संधियुक्त शब्द हो गया, ये हमारा क्या हो गया, संधियुक्त शब्द हो गया। और जब आप इसको तोड़ दीजिएगा ना, जब इसको आप तोड़ दीजिएगा और कर दीजिएगा विद्यालय, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये जब आप लिख देंगे तो इसको आप कहते हैं संधियुक्त, इसको कहते हैं जब साथ में लिखा हो और अलग अलग होने को कहते हैं संधि विग्रह। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, संधि का विग्रह कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि का विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। तो अलग अलग जब लिखेंगे तो इसको विग्रह कहेंगे, और जब साथ में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संधियुक्त शब्द हो जाएगा। तो ये हमारे संधि की प्रक्रिया रही कि हमने क्या देखा, संधि जो शब्द है यह किससे किससे मिलकर बना है, तो संधि में सम उपसर्ग है, धा क्या है, धातु है, और की क्या है, प्रत्यय है। इसके मेल से क्या हुआ है, संधि शब्द का क्या हो गया है, निर्माण हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है संधि का, तो मेल होता है या जोड़ होता है। ठीक है, परिभाषा हमने देखा संधि का, तो दो वर्णों की परस्पर मेल से जो उत्पन्न होता है विकार या जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ये क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसके बाद हमने देखा, मान लीजिए एक शब्द हमारे पास है विद्यालय, जिसको आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो विद्यालय का हमने क्या किया, संधि विच्छेद किया, तो हो गया विद्याधन आलय। ठीक है ना, विद्याधन आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय होता है। अब विद्या के आ से और आलय के आ से, इन दोनों में क्या हुआ, परस्पर संयोग हुआ, और इस संयोग के उपरांत दोनों आ मिलकर के एक आ हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, हमारे विद्यालय शब्द का निर्माण हो गया। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, विग्रह कहेंगे या संधि विच्छेद कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, संधियुक्त शब्द कहेंगे। तो ये रहा हमारे संधि का परिभाषा। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। क्या देखेंगे, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो हमारी अगली रीडिंग है संधि के प्रकार। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है, और उस मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे संधि के प्रकार। लेकिन जो संधि का प्रकार हम देखेंगे ना, ये जो दो वर्ण हैं, इसमें आने वाले पहले वर्ण के आधार पर, ठीक है, पहले वर्ण के संधि में आने वाले, संधि में आने वाले पहले वर्ण के आधार पर, पहले वर्ण के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। ठीक है ना, किसके आधार पर, तो हमने देखा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक है ना, एक पहले वाले शब्दांश का वर्ण और एक जो है दूसरे वाले शब्दांश का वर्ण। आएगा समझ में, तो ये पहला वाला वर्ण जो है ना, इसके आधार पर हमने लिखा ना कि संधि में आने वाले पहले वर्ण के आधार पर, अर्थात जो पहला शब्दांश है उसके वर्ण के आधार पर हमारे जो संधि का प्रकार है, कितना प्रकार है, तीन प्रकार है। ठीक है ना, अब कौन कौन सा प्रकार है, तो देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा स्वर संधि। पहला प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा।
पहले वर्ण के आधार पर, और तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्लियर है बेटा हमारे संधि के प्रकार। और किसके आधार पे हमने संधि का प्रकार देखा, तो हमने संधि में आने वाले दो वर्णों में से जिनके बीच परस्पर संयोग होता है और संयोग के उपरांत परिवर्तन होता है, उसमें से पहले वर्ण के आधार पर, ठीक है ना, पहला जो शब्दांश होता है उसके पहले वर्ण के आधार पर हमने संधि का प्रकार देखा, जो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, और क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो अब पहला देखेंगे कि स्वर संधि किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि स्वर संधि किसको कहते हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं, तो देख लेते हैं। ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण स्वर हो, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ण जिसमें क्या हो, स्वर वर्ण हो। जैसे यहाँ पे हमने संधि किया ना, तो इसमें क्या है, इसमें जो ये वर्ण है पहला वाला, ये क्या हो, जब स्वर हो तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए सचिवालय, सचिव धन आलय, सचिव धन आलय आपने देखा ना, सचिव धन आलय बराबर क्या होता है, तो सचिवालय होता है। क्या होता है, सचिवालय होता है, सचिवालय होता है। सचिव धन आलय बराबर क्या होता है, सचिवालय होता है। तो इसमें देखिए कैसे स्वर संधि है, आप देखिएगा तो सचिव का पहले आप इनके वर्णों का क्या कर दीजिए ना, विच्छेद कर दीजिए। स को करिएगा तो स धन अ हो जाएगा, ची को करिएगा तो च धन ई हो जाएगा, और व को करिएगा तो व धन अ हो जाएगा। ठीक है, आप वर्णों को क्या करिए, पहले विच्छेद कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो आपने देखा ये हो गया आपका पहला वर्ण इसका जो हो गया ना, इसका जो लास्ट वाला वर्ण होगा, जो आपके संधि का पहला वर्ण हो गया, वो क्या हो गया, अ हो गया। अब उसके बाद आलय में देखिएगा तो आ हो गया, ल हो गया। इधर आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। तो आपको देखिए आपके संधि के लिए जो आवश्यक वर्ण है वो यही है, अ और आ, क्योंकि आपके पहले शब्दांश का लास्ट वर्ण अ है और दूसरे शब्दांश का पहला वर्ण जो क्या है, आ है। इसी में क्या होगा, आपका विकार होगा और अ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जो आपका पहला वाला वर्ण था संधि के लिए, ये क्या है, अ जो है एक प्रकार का स्वर है ना, अतः ये क्या हो गया, स्वर संधि का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया, स्वर संधि का उदाहरण आपका ये हो गया। ठीक है ना, और आप मिलके आ हो गए, इधर दोनों को इकट्ठा कर दीजिएगा तो श हो जाएगा, च और ई को इकट्ठा करिएगा तो ची हो जाएगा, और व में आ जोड़िएगा तो वा हो जाएगा, और ल और ये इधर बचा हुआ है। तो आपका इस प्रकार से सचिवालय शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। आपकी शब्द युक्त जो शब्द आपका संधि शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा। और ये किस प्रकार की संधि होगी इसमें, तो स्वर संधि हो जाएगी। इसमें स्वर संधि हो जाएगी क्योंकि इसमें जो पहला शब्दांश है सचिव, इसके लास्ट में आने वाला जो वर्ण है वो क्या है, अ है, और अ जो है एक प्रकार का क्या है, स्वर है। और स्वर होने की वजह से अभी हमने देखा कि ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है। तो हमने देख लिया पहले वर्ण के आधार पर हमारे संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं, तो हमने देखा कि ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण हमारा क्या हो, स्वर हो, वो स्वर संधि कहलाती है। हमने एग्जांपल भी देख लिया। अब देखेंगे हम व्यंजन संधि किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग व्यंजन संधि किसको कहते हैं। व्यंजन संधि किसको कहते हैं, हम यहाँ देख लेंगे व्यंजन संधि। देखेंगे बेटा व्यंजन संधि किसको कहते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा ना कि यदि संधि में पहला वर्ण हमारा स्वर है तो स्वर संधि हो जाएगी। यदि पहला वर्ण ऐसी संधि
जिसमें पहले शब्दांश का अंतिम वर्ण अर्थात संधि का पहला वर्ण व्यंजन हो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि कहलाता है। हमने क्या देखा कि ऐसी संधि जिसमें पहले शब्दांश का जो हमें दिख रहा है ना शब्दांश, पहले शब्दांश का अंतिम वर्ण भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो संधि का पहला वर्ण, क्योंकि संधि में दो वर्णों का योग होता है, तो उसमें जो पहला वाला वर्ण हो वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। यदि वो व्यंजन है तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। उदाहरण दे दीजिए, दिक धन अंबर। हमने उदाहरण दे दिया दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। क्या दे दिया, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। अब कहिएगा सर जी यहाँ पे व्यंजन संधि कैसे हो रहा है, हमको तो पता नहीं चल पा रहा है, तो हम आपको पहले बता देते हैं कि दिगंबर कैसे हो जाएगा और इसमें व्यंजन कैसे आ रहा है। हम जब आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अगर कोई भी वर्ण ऐसे लिखा है हलंत के साथ अगर लिखा है ना, तो आप जान जाइए कि उसमें स्वर का अभाव है। अर्थात कोई वर्ण अगर हलंत के साथ लिखा हुआ है तो उसमें स्वर नहीं है, उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो क क्या है, हलंत के साथ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वर का अभाव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा लिखा है दी प्लस क और क में हलंत है, अर्थात यहाँ पे क्या है, स्वर नहीं है तो क क्या हो जाएगा, केवल व्यंजन हो जाएगा। क क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, अंबर। ठीक है, तो पहले वर्ण से ही हमको लेना देना था, पहला वर्ण जो हमारा व्यंजन मिल गया तो हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। तो आपको व्यंजन संधि में पढ़ाया जाएगा नियम कि जब क होता है और उसके बाद अ आ जाए तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो देख लीजिए क का तीसरा वर्ण क्या है अपने ही वर्ग में, क ख ग। इसीलिए क्या होता है, क क्या होता है, ग में बदल जाता है, तो हो जाता है दी, और क की जगह पे क्या हो जाता है, ग, और क्या हो जाता है, अंबर। अब जब ग और मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, पूरा ग हो जाता है और अंबर, दिगंबर हो जाता है। ठीक है, तो दिगंबर शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा कि जब हमारा पहला वर्ण संधि में शामिल होने वाला क्या हो, व्यंजन हो, तो हमारी संधि क्या हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे हमने देखा दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। क में क्या था, स्वर का अभाव था, अर्थात क में स्वर नहीं था। तो क जो है बाद में अ होने की वजह से अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो क का ग हो जाता है, अधिक धन अंबर बराबर दिगंबर हमारा संधि युक्त शब्द मिल जाता है। तो ये हमारी व्यंजन संधि रही। अब हम देखेंगे कि हमको विसर्ग संधि किसको कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखेंगे कि विसर्ग संधि किसको कहते हैं। विसर्ग संधि किसको कहते हैं, विसर्ग संधि। तो ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण, ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण विसर्ग युक्त हो। क्या हो, विसर्ग युक्त हो। ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण क्या हो, विसर्ग युक्त हो, विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है।
ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बार बार परिभाषा में आ रहा है कि प्रथम वर्ण, तो आप प्रथम वर्ण में ना किसी संधि के या शब्दांश के इस प्रथम वर्ण को ना समझ लीजिएगा। प्रथम वर्ण कहने का मतलब बस इतना ही है, क्योंकि हमारा संधि होगा तो किसी भी शब्दांश में संधि होगा तो वहां पे क्या होगा, दो वर्णों के परस्पर मेल से, अभी आपने परिभाषा पढ़ा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो उस दो वर्ण में जिनके बीच संधि हो रही है उसमें जो पहला वर्ण होगा ना वो स्वर होगा तो स्वर संधि, वो व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, और वो यदि विसर्ग के साथ है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना, आप गलती ना कर दीजिएगा कि आप विद्यालय में वी को मान लें, ठीक है ना, आप दिगंबर में दी को पहला वर्ण मान लें, ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी। आपको पता है कि संधि किसके बीच होती है, पहले शब्दांश के अंतिम वर्ण से और दूसरे शब्दांश के पहले वर्ण, इन्हीं के मध्य संधि होती है, ठीक है ना। तो इन दो में से जो पहला वाला वर्ण होगा वो जब स्वर होगा तो हमारी संधि स्वर संधि होगी, वो व्यंजन होगा तो हमारी संधि व्यंजन संधि होगी, और वो पहला वाला वर्ण अगर विसर्ग युक्त होगा तो हमारी संधि क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहा है, ऐसी संधि जिसमें प्रथम वर्ण विसर्ग युक्त हो वो संधि क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे आप देखिएगा उदाहरण में देख लीजिएगा, हो जाएगा यशोधन दा बराबर यशोदा, यशोधन दा बराबर क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वाला वर्ण जो हमारा संधि में आने वाला है वो क्या है, विसर्ग युक्त है कि नहीं है, विसर्ग युक्त है कि नहीं है, विसर्ग युक्त है, ठीक है, विसर्ग युक्त है। अब आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर जी विसर्ग किसको कहते हैं, तो वर्णमाला वाली क्लास जाके देख लीजिए आप अच्छे से, आपको विसर्ग बताया गया है कि अनुस्वार किसको कहते हैं, विसर्ग को किसको कहते हैं, और ये किस प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है ये अम को अनुस्वार कहते हैं, और यहाँ पे जो अह लिखा हुआ है इसको विसर्ग कहते हैं। वर्णमाला में इनको अयोगवाह के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या 2 होती है। तो वर्णमाला की क्लास आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो। हाँ, ये जरूरी है कि आप संधि पढ़ रहे हैं तो आपको संधि के पहले वर्णमाला की पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यदि संधि आपको नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब है कि आपने जो है वर्णमाला का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। तो जिस किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में वर्णमाला की क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हमारा क्या है, विसर्ग युक्त है, अतः यह विसर्ग संधि का उदाहरण यशोदा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास जो थी ना, ये संधि के बारे में चर्चा की क्लास थी। हमने ऊपर देखा कि संधि कहते किसको है, ठीक है ना। तो हमने देखा संधि जो शब्द है, ये जो संधि शब्द है यह किन शब्दांशों से मिलकर बना हुआ है। तो हमने देखा कि जो संधि शब्द है यह सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है हमारा शब्द जो संधि है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बेटा होता है मेल या जोड़, ठीक है ना। किन्हीं दो शब्दांशों के बीच मेल कराना ही संधि होता है, किन्हीं दो शब्दांशों को जोड़ना ही क्या होता है, संधि होता है। तो हमने जान लिया कि जो संधि का अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि संधि की परिभाषा क्या है, अर्थात संधि कहते किसको हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों का जब परस्पर मेल होता है, एक साथ में जुड़ते हैं, तो उनके उपरांत जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस संधि के हम कुछ उदाहरण को देखे हैं, जैसे दो शब्दांश है विद्या धन आलय, विद्या और आलय, तो इनकी संयोग से बनता है विद्यालय। जो शब्द संयोग के उपरांत बनता है वो हमारा संधियुक्त शब्द कहलाता है, ठीक है ना। और संधियुक्त जो शब्द होता है उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए विद्यालय शब्द है, इसको हम अलग अलग करके विद्यालय लिख दें, इस प्रक्रिया को हम संधि विग्रह कहते हैं, ठीक है ना। संधि विच्छेद कहते हैं या विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब क्या होता है, अलग अलग करना होता है, ठीक है ना। विग्रह या विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग अलग करना होता है। तो संधियुक्त शब्द ये है जो मिलके बना है, और इसको अलग अलग कर देने को ही क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं या विच्छेद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो ये जो दो वर्णों का योग हो रहा है ना, संयोग हो रहा है ना, जिनके परिवर्तन से विकार उत्पन्न हो रहा है ना, जिनके संयोग से, इन वर्णों के आधार पर, इन वर्णों में जो पहला वर्ण है इसके आधार पर हमारी जो संधि होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। आपने देखा कि संधि में आने वाले पहले वर्ण के आधार पर, ये जो दो वर्ण मिल रहे हैं इन
इनमें पहला वर्ण जो है इसके आधार पर हमारी संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि स्वर संधि किसको कहते हैं? तो आपको सिंपल समझना है, कुछ रटना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है कि स्वर संधि किसको कहते हैं। तो जो हमारे 2 वर्णों का मेल हो रहा है ना, उसमें जो पहला वर्ण है अगर वह स्वर है तो आपकी संधि स्वर संधि हो जाएगी। परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। यदि 2 वर्ण जो मिल रहे हैं उसमें से पहला वर्ण स्वर है तो आपकी संधि जो होगी वो स्वर होगी। अब दूसरा यही व्यंजन संधि देख लीजिए, यदि जो है पहला वर्ण जिसका संयोग हो रहा है वो व्यंजन है तो आपकी संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और तुरंत यही लगे हाथ देख लीजिए, यदि 2 वर्णों में पहला वर्ण विसर्ग युक्त है अर्थात विसर्ग के साथ है, जैसे यशोदा बराबर यशोदा में आपने देखा स जो है वो विसर्ग के साथ है, तो ऐसी प्रक्रिया में आपकी संधि क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये रहा हम सबका आज का चर्चा कि संधि किसको कहते हैं, संधि शब्द जो है कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं और जो प्रकार होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, इस पे हमने चर्चा किया। अब कल की क्लासेस में हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो कल की क्लास जो हमारी होगी वो स्वर संधि की प्रकार और स्वर संधि के बारे में होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास जो कुछ भी रही हमारी आपको समझ में आई होगी और आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।